हेलो बच्चों, मैं आशीष मिश्रा, माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना अभ्युदय की जेई मैथ्स क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज हम लोग जो अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो यहां पर जो वर्ड रिलेशन यूज हो रहा है, सबसे पहले हम लोग इस पर बात करेंगे कि रिलेशन क्या है और इसको किस तरीके से हम लोग ऑर्डर्ड पेयर्स के टर्म्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। देखो बच्चों, हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस देखते हैं। जैसे तुम्हारे सामने मैंने स्क्रीन पे कुछ रिलेशन लिख रखे हैं, जैसे टीचर और स्टूडेंट, सन और मदर, बुक और उसकी कॉस्ट। ठीक इसी तरीके से मैथमेटिक्स में भी बच्चों कुछ रिलेशंस होते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं नंबर x इज स्क्वायर ऑफ द अदर, ठीक है। दूसरा हो गया, मान लो हमने एग्जांपल ले लिया कि लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन M, A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B और वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू A क्यूब। तो बेटा हमने ये देखा कि जो भी रिलेशन है वो क्या है, दे इन्वॉल्व्स पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ सर्टेन ऑर्डर। तो भाई इस चैप्टर में हम लोग ये सीखेंगे कि पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से किस तरीके से कनेक्ट हैं, कौन कौन से दो सेट ऐसे हैं जिससे इनको हम कनेक्ट कर रहे हैं, और फिर हम लोग रिलेशंस को डिस्क्राइब करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कनेक्शन। और इसके बाद में हम लोग स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन जिसे फंक्शन कहते हैं उसका डिस्कशन इस चैप्टर में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो बच्चों रिलेशंस को जैसे मैंने अभी डिस्क्राइब किया कि पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हर रिलेशन में आना कंपलसरी है। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अ टॉपिक। ना बोल के इसको मैं बोलूं सब हेडिंग है ऑर्डर्ड पेयर। भाई ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो बच्चों हम ये कहेंगे कि अगर पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं, अगर इनको हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में ले लें तो इट विल फॉर्म एन ऑर्डर्ड पेयर। और बेटा क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए ऑर्डर्ड पेयर जो है उसको किस तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, यहां पर हम लोगों ने दो एलिमेंट्स जो हैं पैरेंथेसिस में कॉमा करके लिख दिए, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जहां पर बेटा ए जो है, दिस इज द फर्स्ट कंपोनेंट एंड बी इज द सेकंड कंपोनेंट, या बेटा इसको एलिमेंट भी कह देते हैं, फर्स्ट एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट। ठीक है, देखो बेटा एक बात मैं तुमको और बता दूं कि यहां पर जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ऐसा नहीं है कि भाई एक सेट है विच कंटेन टू एलिमेंट्स। तो इसमें एक बात ध्यान रखना बेटा, इसमें ऑर्डर जो है, ऑर्डर्ड पेयर इसलिए लिखा गया है कि इसमें ऑर्डर जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। मतलब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ए कॉमा बी और बी कॉमा ए आपस में इक्वल है, बट ऐसा नहीं होता है। इनका जो भी ऑर्डर है वो स्पेसिफिक रूल को फॉलो कर रहा होगा। जैसे मैं तुमसे कहूं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में 2,3 लिखा है और भाई 3,2 लिखा है, क्या दोनों सेम पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो आप कहोगे नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन जनरल ए कॉमा बी कॉमा ए के बराबर नहीं होता है। अच्छा, आप तुम्हारे मन में आ गया
कि सर मान लीजिए कि ए कॉमा बी जो है वो सी कॉमा डी के बराबर आ जाए। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब बेटा हो गया कि फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट कंपोनेंट के बराबर है और बी जो है वो डी के बराबर है। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? तो जैसे मैं तुमसे कहूं फॉर एग्जाम्पल कि एक ऑर्डर्ड पेयर दिया हुआ है 2a-3 और b+3। अगर मैं आपसे कह दूं कि ये 4 और ये 5 के बराबर है तो a और b की वैल्यू कितनी है? तो बेटा देखो दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, मतलब सिंपली 2a-3 हो गया 4 और b+3 हो गया 5। मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2 और b की वैल्यू आ गई। देखो बच्चों, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। बेटा क्या कह सकते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स क्या है? तो इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक तरीके का पैसेज है टू अंडरस्टैंड द रिलेशन एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो देखो बेटा इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मान लेते हैं कि ए और बी जो है ये दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, सपोज कर लेते हैं बेटा कि ए जो है वो ए बी दो एलिमेंट इसमें दिए हुए हैं और बी सेट को मान लिया सी डी, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होगा उसको हम लोग ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए से रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब दो पॉसिबिलिटी है बेटा, ए से बी या बी से ए। अच्छा ये डिफाइन कैसे होगा? तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी हम लोग बात करेंगे ए क्रॉस बी की, तो ए क्रॉस बी का मतलब ये है ए से बी कि जो एलिमेंट है इनके बीच में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका जो सेट बनेगा विल सेट टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जैसे बच्चों मैं आपसे कहूं कि गिवन सेट के लिए ए क्रॉस बी क्या होगा, तो आप बोलोगे भाई ए सी हो सकता है, ए डी हो सकता है, बी सी हो सकता है और बी कॉमा डी हो सकता है। सिमिलरली बेटा बी क्रॉस ए कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे बी क्रॉस ए जो होगा वो सी कॉमा ए, सी कॉमा बी, डी कॉमा ए और डी कॉमा बी पॉसिबल है। देखो तुम्हें दो बातें यहाँ पे तुमने ऑब्जर्व कर ली होंगी, क्योंकि तुम सब लोग बहुत अच्छे बच्चे हो। तो तुमने पहली बात क्या ऑब्जर्व करी कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं भाई? क्योंकि दोनों के एलिमेंट्स अलग अलग, जैसे आपको पता है ना बेटा, ए सी कहो और सी ए कहो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ठीक उसी तरीके से ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट है वो बी क्रॉस ए के एलिमेंट आपस में बराबर नहीं है। अच्छा ये बात तुमने पहली बार जान ली। अच्छा दूसरी बात तुमने क्या देखी? तुमने देखा कि अगर मैं तुमसे कहूं कार्डिनलिटी ऑफ एन ए क्रॉस बी और कार्डिनलिटी ऑफ एन बी क्रॉस ए दोनों बराबर होती हैं। और किसके बराबर होती हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, माने कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इनटू कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी। ये बात समझ में आ गई ना? अच्छा तो अगर मैं तुमसे कहूं कि कार्डिनलिटी ऑफ ए जो है वो 5 है और कार्डिनलिटी ऑफ बी 7 है, देन एन ए क्रॉस ए कितना होगा? दूसरा सवाल, एन बी क्रॉस बी कितना होगा? तीसरा सवाल, एन ए क्रॉस बी कितना होगा? और चौथा सवाल, एन बी क्रॉस ए कितना होगा? एन का मतलब बेटा कार्डिनलिटी कितनी होगी।
तो सिंपल सी बात है, कदो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जब बेटा हम ए क्रॉस ए कहेंगे, इसका मतलब हम ए से ए के बीच में जितने भी पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर है उनका कलेक्शन करेंगे। तो इसमें बेटा 5 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस में कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 25। बी क्रॉस बी में 49, ए क्रॉस बी में 35 एंड बी क्रॉस ए में भी 35 एलिमेंट्स होंगे। आई थिंक इतनी बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अच्छा देखो बेटा, अभी हमें समझ में आ गया कि भाई ए क्रॉस बी क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट क्या होता है, ये हम लोग सीख लिए हैं। अब बच्चों हम बात करने जा रहे हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब ए क्रॉस बी की हम प्रॉपर्टीज सीखने जा रहे हैं। तो बेटा पहली इसकी जो प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए को बी यूनियन सी, ये तीनों नॉन एम्प्टी सेट है, से इनका क्रॉस लेना है, मींस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो बच्चों ये ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी के बराबर होगा। मतलब क्रॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों ये कहती है कि अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी है, तो ये ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के बराबर होगा। मतलब इंटरसेक्शन के लिए भी क्रॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करता है। ये बात समझ में आ गई आपको? आई थिंक इसमें कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। आपके मन में आएगा कि भाई यूनियन और इंटरसेक्शन में है, सो व्हाट अबाउट द डिफरेंस ऑफ टू सेट? यस बच्चों, डिफरेंस में भी जो क्रॉस है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, माने ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा एक बात और समझ लो बेटे, प्रॉपर्टी नंबर 4 ये कहती है कि कभी मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब बेटा होता है कि दोनों सेट अलग अलग नहीं है, वो दोनों सेट कैसे हैं, एक ही, मतलब ए बराबर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो बेटा एक बात और तुमको बताएं, बहुत बढ़िया सी बात, तबीयत तुम्हारी एकदम खुश हो जाएगी। कैसे खुश हो जाएगी, जरा यहां पे देखो, प्रॉपर्टी नंबर 5 ये कहता है, मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि हम लोग ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी का इंटरसेक्शन निकालना चाहते हैं, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। मतलब आप इसको ये समझ सकते हैं, ये जो इंटरसेक्शन के साथ में ये सी लिखा हुआ है वो इधर आ जाएगा और बी जो है वो इधर चला जाएगा। ये दो क्रॉस एक क्रॉस हो जाएंगे और इंटरसेक्शन दो जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? अब देखो इसका यूज क्या है बेटा, इसका यूज देखने के लिए एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सपोज कर लिए एक सेट ए है और दूसरा सेट आपका बी है, इन दोनों सेट में n एलिमेंट्स जो है वो कॉमन है, मतलब n एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए और बी दोनों में हैं। अब मेरा सवाल ये है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में हाउ मेनी कॉमन एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा अब जरा देखो, तुमने भी क्या देखा कि भाई हमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में हमें कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। जरा दिमाग लगाओ, तुम्हें एक बात अभी मैंने बताई थी कि बेटा अगर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी लिखा है, तो इसको हम लोग ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस
बी इंटरसेक्शन डी लिख सकते हैं, जैसा कि ऊपर प्रॉपर्टी में हम लोगों ने देखा था। अब देखो तुम्हारे सामने क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं बेटा, अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बारे में बात करी जा रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? तो आप कहोगे इसकी वैल्यू होगी ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। तो अगर मैं तुमसे कहूं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, तो आप कहोगे भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन ए के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएंगे। मानते नहीं मानते हो? लेकिन हमें इतना पता है कि ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए में दोनों में कितने एलिमेंट्स हैं बेटा कॉमन? तो इसमें भी n है और इसमें भी n है। तो n को n से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा? n स्क्वायर। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि a क्रॉस बी और b क्रॉस a के इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए? n स्क्वायर। बात समझ में आ गई कि भाई अगर दो सेट में n कॉमन एलिमेंट है तो उनके जो a क्रॉस b और b क्रॉस a में कितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे? तो आप कहोगे देयर विल बी n स्क्वायर कॉमन एलिमेंट्स विल बी देयर। यू समझ में आया बेटा प्रॉपर्टी नंबर जो 5 मैंने बताई थी आप लोगों को? ठीक है। तो बच्चों हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स और उससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को सीख लिया है। अब हमारा जो अगला डिस्कशन है वो है अबाउट द रिलेशन। लेकिन मैं यहां पर रिलेशन बताने से पहले कुछ छोटा सा क्विक रिव्यू ले लेता हूं। आप लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा था कि अगर किसी भी सेट में m एलिमेंट्स है, मतलब कार्डिनलिटी ऑफ किसी सेट की m है, देन नंबर ऑफ सबसेट्स जो होंगे वो 2 टू द पावर m होते हैं। इस रिजल्ट को हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा जरा अब बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जरा मैं तुमसे कहूं कि अगर a जो है वो a कॉमा बी लिखा है और b जो है वो c लिखा है, देन a क्रॉस b कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे a कॉमा सी और b कॉमा सी। ठीक है। अच्छा अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या है? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे ये है कि भाई अगर मैं तुमसे कहूं कि क्या इसके सबसेट्स बना सकते हो, तो सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या हो जाएंगे? तो सबसे पहले तो बेटा क्या होगा? आपका एक नल सेट होगा। दूसरा क्या होगा? जिसमें ए और सी आ गए। तीसरा क्या होगा? जिसमें बी और सी आ गए। और चौथा क्या होगा? ए और सी और बी और सी आ गए। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? तो आपने क्या देखा कि क्योंकि ए क्रॉस बी में एक और एक दो एलिमेंट थे, तो देयरफॉर इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए? 1 2 3 4, 2 की पावर 2 सबसेट्स। और बात आपको बेटा जान के यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा कि जितने भी सबसेट्स बने हुए हैं हर एक सबसेट का नया नाम होगा रिलेशन। क्योंकि आप देख रहे हो कि इनमें क्या हो रहा है बच्चों, इनमें ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट हैं। तो जितने पॉसिबल सबसेट्स का मतलब क्या हो गया? जितनी पॉसिबिलिटी है सिंगल सिंगल सेट, डबल डबल या जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है अकॉर्डिंगली, तो हर पॉसिबिलिटी हम लोग सबसेट्स में पा जाते हैं। तो ये जितनी भी पॉसिबल सबसेट्स बने हैं, ईच सबसेट इज नोन एज अ रिलेशन। जहां पे जो फाई है बच्चों, आपको पता है इसे क्या कहते हैं? दिस इज अ नल और वाइड रिलेशन। ठीक है।
और जरा बेटा देखो, ये एक ऐसा सबसेट है जो खुद ए क्रॉस बी के बराबर है। तो इसको बेटा क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन। तो फाइनली हम लोगों ने एक बात जान ली, हम लोगों ने एक डेफिनेशन रिलेशन की सीखी कि जो भी रिलेशन होते हैं वो हमेशा ए क्रॉस बी के सबसेट्स होते हैं। ठीक है, मतलब क्या हो गया कि अगर ए क्रॉस बी की कार्डिनलिटी 8 हो, देन नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी 2 की पावर 8 होंगे, मतलब 256 रिलेशन पॉसिबल है। तो इसमें बेटा एक क्या होगा? एक नल और वाइड रिलेशन होगा और एक आपका यूनिवर्सल रिलेशन होगा। बात समझ में आ गई? अच्छा, तो पहला सवाल तुमसे ये बनता है कि अगर मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो पी है और ऑर्डर ऑफ बी जो है वो क्यू है, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी? तो आप कहोगे पी क्यू, जैसा कि पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी कितने होंगे भाई? तो आप कहोगे 2 टू द पावर पी क्यू, दैट इज 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी। अच्छा, अगर मैं तुमसे सवाल अगला पूछूं, अगला सवाल मैं तुमसे कह रहा हूं कि बच्चों अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए 5 दिए हुए हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी 6 दिए हुए हैं, तो मेरा सवाल ये है कि नंबर ऑफ रिलेशंस ए टू ए कितने होंगे, बी टू बी कितने होंगे, ए टू बी कितने होंगे और बी टू ए कितने होंगे? तो भाई देखो, ए टू ए की बात करा जा रहा है नंबर ऑफ रिलेशंस, तो ये हो जाएंगे 2 की पावर ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ ए। ये कितना आ जाएगा? 2 टू द पावर 5 इंटू 5, मतलब 2 की पावर 25 नंबर ऑफ रिलेशंस आपके सामने हो जाएंगे। ठीक इसी तरह बी टू बी कहा जाए तो ये हो जाएंगे 2 की पावर 36, ए टू बी 2 की पावर 30, बी टू ए 2 की पावर 30। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिलेशंस की संख्या किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक रिलेशन ए टू बी है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उस रिलेशन का जो फर्स्ट कोई भी एलिमेंट लोगे, उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है ऑर्डर्ड पेयर होंगे ना बच्चों, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा और दूसरा जो है वो सेट बी को बिलोंग करेगा। बात समझ में आ गई? तो जैसे मैं तुमसे कहूं कि एक सेट दिया हुआ है ए 2 3 4 5 और हमने एक रिलेशन लिया है ऑन ए क्रॉस ए, मतलब ए क्रॉस ए के सेट के सारे पॉसिबल सबसेट लिखे गए हैं, उसमें से किसी एक रिलेशन को हम लोगों ने छांटा है। मान लो वो रिलेशन क्या है बेटा? मान लो वो रिलेशन आ गया 2,2 2,3 3,5 और 4,5। तो मैं यहां पर डिस्क्राइब करने जा रहा हूं अबाउट दी डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। बेटा डोमेन एंड रेंज ऑफ आर क्या होते हैं?
तो ऐसे देख लीजिए, डोमेन ऑफ अ रिलेशन इज द सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अ रिलेशन। तो ये कितना हो जाएगा, तो कहोगे 2, 3 और 4 हो जाएगा। और रेंज बेटा क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ द रिलेशन को हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर्स बने हुए हैं, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर यहाँ बने हुए हैं, इनके सेकंड सेकंड एलिमेंट्स का जो सेट बनेगा, इट विल बी द रेंज ऑफ द रिलेशन। तो ये कितनी हो जाएगी, 2, 3 और 5 हो जाएगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया ना। तो डोमेन क्या है बेटा, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बने हों, उसके फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो कहलाएगा आपका डोमेन ऑफ रिलेशन, एंड रेंज विल बी द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। ठीक है ना, कोई इसमें दिक्कत तो नहीं। अब ऐसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक रिलेशन है बच्चों, जो सेट ए से सेट बी की ओर डिफाइन है। और डिफाइन कैसे है कि जो इसके एलिमेंट दिए हुए हैं वो कह रहा है कि x डिवाइड्स y। जहां बेटा सेट ए जो है वो मान लीजिए 2, 4, 5 दिया हुआ है, और सेट बी जो है 1, 2, 3, 4, 6 और 8 दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बेटा ये है कि सबसे पहले हमें R क्या है इसको सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर में बताना है, और नंबर 2 इसकी डोमेन ऑफ R क्या है एंड रेंज ऑफ R क्या है, ये हमें ढूंढना है। तो देखो बेटा इसमें क्या करें, सबसे पहले जो रिलेशन दिया हुआ है उसको ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखा जाए। ये लिखा कि बेटा x जो है डिवाइड्स y। तो इसका मतलब अगर मैं तुमसे कहूं कि इसके एलिमेंट्स क्या क्या बन जाएंगे, तो देखो तुम पहले सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो 2 जो है वो किसको से डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है 2 को, मतलब पहला एलिमेंट बेटा इससे लेना है और दूसरा एलिमेंट इस सेट से ढूंढना है, क्योंकि क्या लिखा है x डिवाइड्स y। तो 2 डिवाइड्स 2, तो 2, 2 आ गया इस रिलेशन में। 2 डिवाइड्स 4, 2 डिवाइड्स 6 एंड 2 डिवाइड्स 8 आल्सो। फिर बेटा दूसरा एलिमेंट कितना है, 4। तो 4 किसको डिवाइड कर रहा है, 4 डिवाइड्स 4 और 4 डिवाइड्स 8। बेटा यहाँ लिखा है 5, तो 5 ना तो 1 को डिवाइड कर रहा है, ना 2, 3, 4, 6, 8 किसी को डिवाइड नहीं कर रहा है। इसका मतलब रिलेशन जो आर होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स को जगह मिलेगी। तो पहला काम तो मेरा हो गया भाई, आर निकल आया। दूसरा बेटा है कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ आर। तो भाई क्या होगा, जल्दी जवाब दो, ये हो जाएगा 2 और 4। और भाई मैं तुमसे पूछूंगी रेंज ऑफ आर क्या है, तो क्या करोगे, 2, 4, 6 और 8। समझ में आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा अभी देखो बेटा हम लोग जो बात कर रहे थे उसी में एक यहाँ पे वर्ड यूज होने वाला है कि रिलेशन ऑन अ सेट। बेटा रिलेशन ऑन अ सेट, अभी यहाँ पर जो रिलेशन बात कर रहे थे वो ए टू बी बात कर रहे थे। तो मान लो एक ही सेट दिया हुआ है और हमें उस पर रिलेशन डिफाइन करना है। तो ये जो बेटा क्या होगा, अभी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं कि ऐसे रिलेशंस जो है वो रिलेशन ऑन ए सिंगल सेट होते हैं, एंड इट विल बी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस। ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें। अब देखो बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन।
या सिंपली कह सकते हैं कि इनवर्स रिलेशन। तो भाई इनवर्स रिलेशन क्या है? जैसे मैं तुमसे कहूं कि एक आर जो है वो एक रिलेशन है, कहां पर? ए टू बी। तो आर इनवर्स जो होगा या इनवर्स रिलेशन जो होगा वो एक रिलेशन होगा बी टू ए हो जाएगा। जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा आर जो है वो दो सेट ए और बी हैं, उन पे डिफाइन हो रहा है ए कॉमा बी पे, सच दैट ए जो है वो कैपिटल ए को बिलोंग कर रहा है और बी जो है वो सेट बी को बिलोंग कर रहा है। तो मैं अगर तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द इनवर्स रिलेशन, तो ये कहोगे आर इनवर्स। और आर इनवर्स कितना हो जाएगा? तो कहोगे बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ठीक है ना? तो इसका मतलब बेटा ये मैं कहूं कि अगर मैं तुमसे कहूं कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होगा, तो आप कहोगे कि भाई जो रेंज थी आर की वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स हो जाएगी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या होगी, तो आप कहोगे सिंपली कि जो डोमेन ऑफ आर थी वो क्या बन जाएगी? इट विल बिकम द रेंज ऑफ आर इनवर्स। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा इसमें? तो और जरा फटाफट, आईआईटी 2020 में इस पर एक प्रॉब्लम पूछी गई थी, इसी के ऊपर आर और आर इनवर्स पर। अभी उस पर आने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स करते हैं जो तुम्हारे कंसेप्ट को थोड़ा सा और अच्छा सा क्लियर करें। तो प्रॉब्लम तुम्हारे सामने क्या है? प्रॉब्लम आपके सामने ये है कि सेट एक ए दिया है, इसके एलिमेंट 1 2 3 है, और सेट बी दिया हुआ है ए बी सी और डी दिया हुआ है, और इस पे एक रिलेशन डिफाइन किया गया है 1 कॉमा ए 1 कॉमा सी 2 कॉमा डी और 2 कॉमा सी। ये बेटा एक रिलेशन जो है वो ए टू बी। तो मेरा सवाल ये है कि भाई आर इनवर्स क्या हो जाएगा? तो इसमें कुछ स्पेशल काम नहीं करना होता है, सिंपली ये जो एलिमेंट्स दिए हैं इनको क्या कर दीजिए? पलट दीजिए। जैसा कि अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी ना आप लोगों को, सेम वही काम करना है। तो जरा मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे सवाल करूं कि इस आर इनवर्स का डोमेन क्या है, तो भाई क्या कर दोगे? ए सी डी ये तो है, और आप देख रहे हो कि ये रेंज ऑफ आर के बराबर है। ठीक, अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द रेंज ऑफ आर इनवर्स, तो क्या कहोगे? 1 और 2, और क्लियरली ये डोमेन ऑफ आर के बराबर है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देखो भाई अगला क्वेश्चन हमने क्या किया, मान लो एक सेट ए ले ले रहे हैं, 1 2 से लेकर यहाँ पे 10 तक एलिमेंट दिए हैं। रिलेशन बेटा एक हम बना रहे हैं एक्स कॉमा वाई, सच दैट एक्स और वाई दोनों ही ए को बिलोंग कर रहे हैं, और साथ ही साथ लिखा हुआ है कि एक्स प्लस 2y की वैल्यू 10 के बराबर है। ठीक है, तो हमें आर निकालना है और आर इनवर्स निकालना है। ठीक है, क्या आपसे हो पाएगा? ठीक है, तो अगर आपके समझ में आ रहा हो तो फटाफट इसका आंसर जो है मुझे जरा बताइए। तो देखो बेटा सिंपल बात है कि आर की में ऑर्डर पेयर बनाना है। तो देखो यहाँ पर x प्लस 2y की वैल्यू 10 दी है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वो 10 माइनस 2y के बराबर है।
हम लोग y को सेकेंड में बना रहे हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि फिर थोड़ा सा उसमें ज्यादा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो बेटा, मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने y की वैल्यू को 1 रख दिया, क्योंकि सेट a जो दिया है वो 1 से 10 तक दिया है। तो पहले मैंने y को रखा 1, तो जैसे 1 रखेंगे 10 में से 2 गया, कितना हो गया 8। फिर मैंने y को रख दिया 2, जैसे 2 रखा तो 10 माइनस 4 दैट इज 6। फिर मैंने रखा 3, 3 टू द 6 हो जाएगा 4। फिर मैंने रखा 4, ये कितना आ जाएगा 4 टू द 8 और 8 टू आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर y की जगह 5 रखूंगा तो ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 10 हो गया 0, और 0 सेट ए में नहीं आ रहा है, इसका मतलब आर में सिर्फ और सिर्फ ये 4 एलिमेंट ही होंगे। ठीक है, तो जरा भाई बताओ आर इनवर्स क्या हो जाएगा। तो आर इनवर्स हो जाएगा 1,8, 2,6, 3,4 और 4, सिंपल सी बात है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। तो ये कह सकते हैं कि जरा इसमें देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये रिलेशन जिस तरीके से ऐसे डिस्क्राइब किया गया, इसमें रिलेशन क्या हो जाएगा, तो जरा चेक करो। आप क्या कहोगे कि y प्लस 2x की वैल्यू 10 के बराबर है। मतलब इनवर्स रिलेशन में x और y अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं। अब देखो बेटा, y कितना है यहाँ पर 8 और x कितना है 1, तो 8 प्लस 2 10। यहाँ बेटा y है 6, ये 4 10 हो जाएगा ना। तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई आपको, सिंपल सा लग रहा है एकदम, कोई कंफ्यूजन तो किसी को नहीं है। ठीक है, तो चलो जरा था, फिर हम लोग बात को आगे बढ़ा रहे हैं। बेटा एक रिलेशन है जो z, z का मतलब जानते हो ना, सेट ऑफ इंटीजर्स। और रिलेशन किस तरीके से डिफाइन है, तो हमने कहा कि भाई r जो है वो एक ऐसा रिलेशन x, y है कि x और y दोनों ही इंटीजर्स हैं, साथ ही साथ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 है। तो आपसे सवाल ये है कि R और R इनवर्स को डिस्क्राइब करो और दोनों की डोमेन और रेंज भी डिस्क्राइब करो। अब जरा देखो बेटा, ये इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो ऐसे दो इंटीजर्स जिनके स्क्वायर का सम 25 हो, देखो सबसे पहले बेटा x की वैल्यू 0 रख लो, तो y कितना आ जाएगा 5, और x को 0 रख लो, y कितना आ जाएगा -5। बेटा दोनों का स्क्वायर कितना, सम कितना हो 25 होगा। फिर हमने x को 5 मान लिया, तो y 0 हो जाएगा, और फिर मैंने -5 मान लिया x को, अगेन y 0 हो जाएगा। क्या इसके अलावा तुम्हारे मन में कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं पॉसिबिलिटी, क्यों? क्योंकि इसके अलावा जो भी बेटा वैल्यूज होंगी वो अंडर रूट वाली वैल्यूज होंगी। हाँ, एक बात और जरा देखो बेटा, हमें भी तो पता है कि अगर इसको हम 3 ले लें तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो y कितना हो जाएगा बेटा 4, 4 का स्क्वायर 16 मतलब 25। तो 3, 4 -3, 4 बीच में लाई करेंगे, 4, 3 और -4, 3 भी इसमें लाई करेंगे। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जो फाइनली तुम्हारे सेट बना, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, इट विल कंटेन 8 एलिमेंट्स। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई आर इनवर्स क्या होगा, तो आप कहोगे आर इनवर्स जो है वो आर के बराबर ही होगा, क्योंकि 0,5 किया, ये 5,0 हो जाएगा बेटा, बंद हो गया इसको, वो पता नहीं हो। तो यहाँ पे देखो
5, यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। जब सारे एलिमेंट्स को हम पलटेंगे तो हमको फिर वही सेट मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन में आर इनवर्स और आर आपस में बराबर, डोमेन ऑफ बेटा आर और डोमेन ऑफ आर इनवर्स बराबर है। क्यों? क्योंकि दोनों ही रिलेशन बराबर है। वो कितना हो जाएगा? तो कहोगे 0, 5, -5, 3, 4, -3 और -4। और बच्चों यही रेंज ऑफ आर और रेंज ऑफ आर इनवर्स, ठीक है ना? समझ में आ गई बात? तो बच्चों हम लोगों ने रिलेशन क्या होता है इसके बारे में अच्छी जानकारी ले ली है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ द रिलेशन। बेटा इसको डिस्क्राइब करने से पहले एक क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए दे रहा हूं। एक से बच्चों आर दिया हुआ है, एक रिलेशन आर दिया हुआ है ऑन दिस सेट ऑफ इंटीजर्स, जैसा कि मैंने पहले आपको जस्ट बिगिनिंग में क्वेश्चन किया था। और x, y कैसे दिए हुए हैं कि दोनों ही इंटीजर्स हैं और x² + 3y² की वैल्यू << 8। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या है। तो बच्चों आपके सामने ये IIT जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में ऑप्शंस जो दिए हुए हैं -101, -2, -112, ऑप्शन सी -2, -10, 12 और ऑप्शन डी 0,12। तो भाई अगर आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया है तो इसका जवाब मैं आपसे कमेंट बॉक्स में आशा करता हूं कि आप उसका अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे, ठीक है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, जैसा कि मैंने कंसेप्ट बताया था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी टाइप्स ऑफ रिलेशंस। बेटा टाइप ऑफ रिलेशंस जो हैं, सबसे पहले तो हम लोगों ने नल और वॉइड रिलेशन के बारे में तो पढ़ ही लिया था ना, जैसा कि मैंने बिगिनिंग बताया था। दूसरा बेटा यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में ये भी पढ़ चुके हैं। लेकिन जो अब रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं हम उनमें रिलेशन ऑन अ सिंगल सेट ही पढ़ेंगे। तो उसमें रिलेशंस ऑन अ सेट। तो बेटा इसमें सबसे पहला जो रिलेशन आता है वो रिलेशन आता है आइडेंटिटी रिलेशन। देखो बेटा आइडेंटिटी रिलेशन को हम इसकी डेफिनेशन ना बता के मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि मान लो एक सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट ए बी सी, एक हम रिलेशन ऐसा डिस्क्राइब करें जिसमें ए के साथ ए, बी के साथ बी और सी के साथ सी। तो ये जो रिलेशन आपके सामने बना हुआ है
इसके सारे एलिमेंट्स अपने साथ में ही एक ऑर्डर्ड पेयर बनाए। तो ऐसे जो डबलेट्स होंगे ये कहलाएगा आपका, ये जो रिलेशन बन के सामने आया है विद द हेल्प ऑफ द डबलेट्स, वो कहलाएगा आइडेंटिटी रिलेशन। और आइडेंटिटी रिलेशन की खास बात क्या होती है कि इसकी डोमेन आइडेंटिटी रिलेशन रेंज ऑफ आइडेंटिटी रिलेशन के बराबर, ठीक है ना? ये बात ध्यान रहेगी आपको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को इसमें। फिर देखो बेटे, हम लोग नेक्स्ट रिलेशन की बात करने जा रहे हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बेटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो जरा देखो, एक सेट हमने ए लिया, इसके एलिमेंट मैंने ए बी सी ले लिए, मैं यहाँ पर एक मिरर बना दे रहा हूँ, बना दिया। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं भाई ए की मिरर इमेज क्या होगी? ए लिखने पे मत जाओ बेटा कि दिखाई कैसे पड़ेगा, लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि ए की मिरर इमेज ए ही होगी, जो जैसा वैसे दिखाई पड़ेगा। बेटा बी की मिरर इमेज क्या होगी? बी। और सी की मिरर इमेज भी सी, है ना? मतलब अगर हर एक एलिमेंट, ऐसा रिलेशन जिसमें हर एक एलिमेंट का रिफ्लेक्शन मौजूद हो, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। मतलब मैं तुमसे कहता हूँ एक रिलेशन ये लिखा हुआ है ए कॉमा ए कॉमा बी, बी कॉमा बी, बी कॉमा सी और सी कॉमा सी। देखो बेटा ए बी और सी तीन एलिमेंट है, इन तीनों ही एलिमेंट के रिफ्लेक्शन यहाँ पर मौजूद है। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा होगा बेटा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो ऐसे में कह सकता हूँ कि जितने भी रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है, मतलब जो भी रिलेशन, कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है, देखो यहाँ पे कितने पढ़ रहा है, आइडेंटिटी है पढ़ रहा है। तो अगर किसी भी रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन विजिबल है, तो ये श्योर है कि वो रिलेशन कैसा होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो बेटा मैं यहाँ पर एक नोट लिख दे रहा हूँ और आप लोग नोट को रुपया मत समझना, ठीक है? तो मैं ये कह दे रहा हूँ कि एवरी identity relation is a reflexive relation, ठीक है? जितने भी बेटा आइडेंटिटी रिलेशंस होते हैं वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं, बट इट्स कन्वर्स इज नॉट ट्रू एवरी टाइम। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन ये बात पक्की हो गई है कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशंस होंगे वो कैसे होंगे? वो हमेशा रिफ्लेक्सिव होंगे, ठीक है? अब आइडेंटिटी रिलेशन के रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बाद में we are going to talk next relation which is known as symmetric relation। भाई सिमेट्रिक रिलेशन की कहानी क्या है? अगेन हम लोग यहाँ पर एक मिरर बनाने जा रहे हैं। अगर बच्चों मैं यहाँ पर a कॉमा बी लिख दूं, तो इस पूरे ऑर्डर्ड पेयर की अगर मैं मिरर इमेज के बारे में बात करूं तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे बी कॉमा ए, कहोगे ना? बोलो। तो जब बेटा यहाँ पर ए बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी है। तो मैं कह सकता हूं कि इस मिरर के इधर और इधर सिमेट्री। तो ऐसे रिलेशन को बच्चों हम लोग सिमेट्रिकल रिलेशन कहेंगे कि अगर ए बी उस रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब बी ए को भी उस रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए।
अगर ऐसा हो रहा है तो हम उस रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। जैसे बेटा मैं तुमसे कहूँ एक सेट ए लिखा, इसके एलिमेंट क्या है, ए बी सी। एक रिलेशन हमने डिस्क्राइब किया ए कॉमा ए कॉमा बी और बी कॉमा ए। तो आप देख रहे हो कि बेटा ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। कैसे भाई, तो कहोगे भाई ए कॉमा ए का जो सिमेट्रिकल पार्ट होगा वो ए कॉमा ए ही होगा। और बच्चों आपको पता है कि किसी सेट में अगर मान लो ये लिखा है, एक सेट ए लिखा है और एक दूसरा सेट बी है जिसमें ए को हमने 3 बार लिख दिया, 4 बार लिख दिया, क्या इन दोनों सेट में कोई अंतर है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि इस सेट की कार्डिनलिटी और इस सेट की कार्डिनलिटी, दोनों की कार्डिनलिटी बराबर है। कार्डिनलिटी का मतलब बच्चों होता है कि डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सेट। तो देखो बेटा इसमें भी ए है और जब इनको बात करेंगे तो फाइनली ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी बराबर है। तो वैसे ही ए कॉमा ए को दोबारा लिख तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो ए बी है तो बी ए बी है, इसका मतलब जो डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन थी वो यहाँ पे फुलफिल हो रही है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, सिमेट्रिक हो गया। बेटा मैं दूसरा रिलेशन डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ए कॉमा बी ए कॉमा सी। आप देख रहे हो ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है भाई, ए बी है बी ए नहीं, ए सी है सी ए नहीं। तो इसका मतलब बेटा क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए बी है तो बी ए होना जरूरी है सिमेट्रिक होने के लिए। अच्छा जरा मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं कि एक रिलेशन बेटा R3 है, ये रिलेशन क्या है तुम्हारा, ए कॉमा ए बी कॉमा बी और सी कॉमा सी। मतलब ये क्या होगा बेटा, ये एक्चुअली में आइडेंटिटी रिलेशन है। तो क्या ये सिमेट्रिक है, हो गया हाँ, क्योंकि ए कॉमा ए को चाहे एक बार लिखो चाहे 2 बार लिखो क्या फर्क पड़ेगा। ए है ए है, बदलने पर ए कॉमा ए रहेगा, मौजूद मौजूद हो गया। बी बी है सी 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 मौजूद है, इसका मतलब रिलेशन कैसा हो गया, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। तो फाइनली हमने यहाँ पर एक बात ही जान ली कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशंस हैं is always symmetric। मतलब जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और जो रिलेशन सिमेट्रिक है वो आइडेंटिटी रिलेशन जरूर ऐसा है जो रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी। ठीक है, अभी इसको बेटा मैं कुछ एग्जांपल से और क्लियर करूंगा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अभी बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी थर्ड रिलेशन जिसका नाम है ट्रांजिटिव रिलेशन। भाई ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इस रिलेशन को ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, देखो ये जो डेफिनेशन मैं तुमको समझाने जा रहा हूँ बेटा ये कहीं बुक की लैंग्वेज नहीं है, बुक में नहीं मिलेगी आपको। तो जो मैं वर्ड कहूंगा उन वर्ड्स को बहुत ध्यान से अच्छे से सुनोगे तो तुम्हें सही लगेगा। बेटा मैंने कहा कि अगर कोई रिलेशन ऐसा लिखा हुआ है कि इनके सेकंड एलिमेंट या सेकंड कंपोनेंट और फर्स्ट कंपोनेंट के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है, मतलब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हैं किसी भी रिलेशन में सबके सेकंड एलिमेंट्स को देखो, अगर किसी दूसरे ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के वो बराबर नहीं है, तो मान लो यहां बी लिखा हुआ है यहां भी बी लिखा हुआ होता तो कनेक्शन हो जाता, यहां बी लिखा है यहां सी लिखा है, माने इसके और इसके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। फिर देखो यहाँ पे डी लिखा है यहाँ ए लिखा है, मतलब इसका सेकंड एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर नहीं है तो इसके में भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो बेटा अगर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स दिए हुए हों उनके एलिमेंट्स क्या हों, डिफरेंट हो, दोनों एलिमेंट्स क्या हो, डिफरेंट हो, माने उनके बीच में कोई भी कनेक्शन ना हो, तो ऐसे रिलेशन इज ऑलवेज सेड टू बी ट्रांजिटिव।
लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं दूसरी डेफिनेशन क्या है, मैंने कहा भाई एक रिलेशन आर दिया हुआ है, ये ए बी है और ये बी सी लिखा हुआ है। अब जरा देखो यहां पर डेफिनेशन थोड़ी सी बदल जाएगी। कैसे बदलेगी? देखो बेटा यहां पर सेकेंड एलिमेंट जो दिया है वो यहां पे फर्स्ट एलिमेंट दिया है। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि मैं तुमसे कहूं कि एक एलिमेंट ए है वो बी से कनेक्टेड है और बी जो है वो सी से कनेक्टेड है, तो बेटा अगर ये जो सी है वो ए से कनेक्ट हो जाए तो जो रिलेशन बनेगा वो बॉन्डिंग दिखाई पड़ रही है आपको कि ये ट्रायंगुलर शेप में हो गए, है ना। देखो ए जो है वो बी से कनेक्टेड है, बी जो है वो सी से कनेक्टेड है, तो अगर ए सी से कनेक्ट हो जाए तो ये पूरा ट्रायंगल कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग कहेंगे वो रिलेशन ट्रांजिटिव है, अदरवाइज रिलेशन विल नॉट बी ट्रांजिटिव। अब देखो बेटा ए बी दिया है, बी सी दिया है, लेकिन यहां पर ए सी मौजूद नहीं है, इसका मतलब ये जो रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जिससे कि मैं आपको अलग से डिस्क्रिप्शन दे सकूं, ठीक है। अच्छा दूसरी बात देखो बेटा यहां पर समझने की कोशिश करना, जैसे मान लो मैं तुमसे कह दूं कि एक रिलेशन आर दिया है, सेट वही दिया है ए बी सी और डी। मैंने कहा एक रिलेशन है ए कॉमा ए कॉमा बी, बी कॉमा ए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है? तो देखो बेटा अगर ये दोनों एलिमेंट सेम लिखे हैं तो इससे हमें आगे कोई भी मतलब नहीं है, और कोई देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। तो तुमने देखा बेटा ये सेट जो रिलेशन दिया हुआ है ये ए दिया है और ये भी ए दिया है, देखो दोनों मैच कर गए। तो अब दोनों मैच कर गए तो अब पहले और इसका मैच होना चाहिए, माने ए बी मौजूद है क्या? हाँ ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि ए बी को हम दोबारा भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जरा देखो बेटा यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे ए लिखा है, ठीक। तो देखो भाई क्या हो जाएगा, बी भी मैच कर गए, ए और ए मौजूद है ना, ये भी काम बन गया। जरा इस पे देखो बेटा ये लिखा है बी ए और ये क्या लिखा है बी बी, माने बी ए से कनेक्टेड है और ए बी से कनेक्टेड है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, बी से बी होना चाहिए। क्या इसमें बी से बी मौजूद है? नहीं मौजूद है, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आ गई बात? अच्छा अब जरा देखो एक मैं रिलेशन लिख रहा हूं, आइडेंटिटी रिलेशन ऑन ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी और डी कॉमा डी। जरा इसमें ध्यान से देखो, इसमें बच्चों देखो कोई भी एलिमेंट आपस में कनेक्टेड नहीं है। तो जैसा कि मैंने पहली डेफिनेशन आपको ट्रांजिटिव फंक्शंस रिलेशंस की बताई थी, तो ये रिलेशन कैसा हो गया, इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। बात समझ में आ गई? और इसका मतलब क्या हो गया कि आइडेंटिटी रिलेशन किसी सेट ए पर क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। और बच्चों ऐसे रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ये सारे के सारे रिलेशन, अगर ऐसे कोई रिलेशन ऐसा तीनों रिलेशंस को तीनों रिलेशन बन रहे हैं तो ऐसे रिलेशंस जो हैं विल सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन। बात समझ में आ गई? तो इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होते हैं, ऐसे रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, क्या कहलाएंगे आपके, दे विल सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। कंसेप्ट क्लियर हो गया आप लोगों को कि भाई रिलेशन की कहानी क्या है, रिलेशन के टाइप क्या है। आई थिंक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा।
अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जिससे आपको ये थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा इज फादर ऑफ, एक रिलेशन दिया हुआ है जिसका जो रिलेशन की कंडीशन क्या दी हुई कि इज फादर ऑफ। आपको पता करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंट रिलेशन है कि नहीं है, या आपसे कह दिया जा रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, पता करो। सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो बच्चों क्या करोगे इसमें, बहुत सिंपल सी बात है। आपने यहां पे क्या किया, यहां पर लिख दिया ए और यहां पे लिख दिया ए। तो जरा देखो बेटा कि ए इज फादर ऑफ ए। कोई व्यक्ति अपने खुद का फादर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इस वजह से ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। समझ में आ गई बात? दूसरी बात बेटा मैंने कहा कि ए इज फादर ऑफ बी, इसका मतलब बी इज फादर ऑफ ए। ट्रू या फॉल्स? तो आप कहोगे भाई फॉल्स। क्यों? जैसे मैं तुमसे कह दूं कि अभिषेक इज द फादर ऑफ रमेश, तो भाई रमेश क्या अभिषेक के फादर हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते, बेटे होंगे ना। तो इस वजह से क्या होगा भाई, इस फादर ऑफ जो है ये रिलेशन जो है बच्चों सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं है। फिर मैं बात करूं आपसे ट्रांजिटिविटी की। मैंने कहा ए इज द फादर ऑफ बी, बी इज द फादर ऑफ सी। तो क्या ए बी सी का फादर होगा क्या? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। अभी आपको समझ में आ रहा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव का मतलब क्या है। चलो बात को मैं फिर आगे बढ़ाता हूं। जैसे बेटा मैंने तुमसे कहा कि एक रिलेशन लिखा हुआ है इज ग्रेटर देन। आपको पता करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, सिमेट्रिक है कि नहीं है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो मैंने कहा कि बेटा रिफ्लेक्सिव निकालने के लिए दोनों तरफ सेम एलिमेंट लिख लो और इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ो। अगर स्टेटमेंट ट्रू प्रतीत हो जाए तो रिफ्लेक्सिव होगा, अगर ट्रू प्रतीत ना हो तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। मैंने कहा ए इज ग्रेटर देन ए। अरे भाई कोई नंबर अपने से बड़ा हो सकता है क्या? तो कहोगे नहीं, इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब मैंने क्या कहा कि भाई ए रिलेशन वही लिखा, यहां लिख दिया बी। भाई हमने क्या कहा कि ए जो है वो बी से बड़ा है। क्या ये इंप्लाई करता है कि बी ए से बड़ा है? नहीं। भाई अगर ए बी से बड़ा है तो ऑब्वियसली बी जो होगा वो ए से छोटा होगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। अब देखो जरा भाई ट्रांजिटिविटी देखो जरा सा। हमने कहा कि भाई एक नंबर ए है वो बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई इसका मतलब हो गया कि ए जो है वो सी से बड़ा हो गया। एकदम बात क्लियर है ना? इसका मतलब ये रिलेशन जो है वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव है क्या? सिमेट्रिक है क्या? नहीं। देखो भाई समझ में आ गया होगा, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे नेक्स्ट है, एक मैंने रिलेशन लिया इज पैरेलल टू। भाई इस रिलेशन के बारे में पता करना है कि रिलेशन कैसा है। तो मैंने कहा सबसे पहले यहां पर लिख दो ए, यहां पे लिख दो ए। मतलब कोई लाइन ए है इज पैरेलल टू लाइन ए इटसेल्फ। ये रिजल्ट ट्रू या फॉल्स? तो आप कहोगे ट्रू है। क्यों भाई ट्रू है? क्योंकि प्रत्येक लाइन अपने खुद के क्या होती है, पैरेलल होती है। रिफ्लेक्सिव हो गया भाई, इसका मतलब रिफ्लेक्सिवली ओके हो गया।
फिर मैंने कहा कि भाई ए इज पैरेलल टू बी, तो बेटा इसका मतलब बी इज पैरेलल टू ए होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अरे भाई ए बी के पैरेलल तो ऑब्वियसली बी ए के पैरेलल हो जाएगा, इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो गया ये रिलेशन। अब जरा देखो ट्रांजिटिविटी देख रहे हैं, मैंने कहा भाई ए जो है वो पैरेलल टू बी है, बी इज पैरेलल टू सी, मतलब एक लाइन ए है ये बी के पैरेलल हो गई, और बी किसके पैरेलल हो गई? सी के। तो भाई क्या ए जो है वो सी के पैरेलल है? यस, दिस इंप्लाई ए इज पैरेलल टू लाइन सी। जब बेटा इसके पैरेलल होगी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो गया। और आपको पता है बच्चों कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा? एक इक्वी वैलेंस रिलेशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो भाई हमें ये क्लियर हो गया कि रिलेशन इक्विवेलेंस कैसे होगा, ये बात हम लोगों को एकदम अच्छी से समझ में आ गई है। तो अब हम लोग बेटा बात को आगे बढ़ा रहे हैं, एक आपके लिए है, और मुझे बताइए कि ये जो मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा हूं ये कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव? तो बेटा रिलेशन है इज परपेंडिकुलर टू। भाई अगर यहां पर मैं तुमसे कहूं इस परपेंडिकुलर टू एक रिलेशन है और आपको पता करना है कि रिलेशन कैसा है, तो इसका जवाब आप लोग देंगे। अब मैं तुमसे कहूं इज मोर देन 5, ये रिलेशन कैसा होगा? तो भाई देखो ए इज मोर देन 5 टू ए, ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। मैं तुमसे कह दूं कि ए जो है वो बी से 5 ज्यादा है, इसका मतलब बी ए से 5 ज्यादा होगा क्या? नहीं, कम हो जाएगा ना। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा भाई? ये रिलेशन सिमेट्रिक भी नहीं है। फिर भाई तीसरी बात देखो, तीसरी बात क्या कि मैंने कहा भाई ए जो है वो बी से 5 ज्यादा है, बी सी से 5 ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए सी से 5 ज्यादा होगा क्या? नहीं होगा। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रिलेशन और उसके टाइप क्या हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट दी इक्विवेलेंस क्लास के बारे में, कॉन्ग्रुएंट, मॉडुलो एम के बारे में, और कुछ अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स जो कि आईआईटी जेईई में पूछी जा चुकी हैं उन पर डिस्कशन रहेगा। और उसके बाद में फिर हम लोग अपने मुख्य टॉपिक फंक्शंस पर स्विच करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, और आप सभी लोगों को आज गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।